आज एक और चीज आपके सामने रखूं, पता नहीं वो कितनी सही है कितनी नहीं है, यानी कि मतलब बस चले। आई थिंक थॉट्स को शेयर करने से नहीं हेजिटेट करना चाहिए। ये जो आपके पास वैरायटी है नेचर के अंदर, कोई चीज कुछ है, कोई चीज कुछ है, कोई चीज कुछ है, ठीक है ना। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? इसके पीछे यानी कि आपके पास बेसिक जो है वो कहाँ से बात स्टार्ट होती है वैरायटी के पैटर्न पे अगर हम सोचें तो। हम्म। क्यों भाई? हम्म। तो वेरिएशन की बेस इसकी रूट कहाँ पे होंगी? क्यों भाई? ठीक है ना। फ्रॉम particles, from atom, proton, neutron, electron, from very fundamental particles to human, including human. Like or dislike, totally bonding और एंटी बॉन्डिंग पे चलती है। ठीक है। एग्जैक्टली तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि फ्रॉम पार्टिकल टू, फ्रॉम फंडामेंटल पार्टिकल टू एवरीथिंग, इवन अप टू ह्यूमन। ठीक है ना। मैंने ये जानबूझ के ये लफ्ज यूज किया कि जिसमें आप तमाम जिनको हम आम सेंस में बेजान जानदार पौधे, दरख्त, जमीन, कायनात, ह्यूमन, सब कुछ शामिल है। सब के अंदर बेसिकली एनर्जी के पैटर्न्स हैं जो बिहेव विद ईच अदर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। आप अपनी मर्जी के साथ कोई नया मटेरियल नहीं बना सकते। नेचर ने चेक रखा हुआ है कि ये बॉन्ड स्टेबल है, ये बॉन्ड अनस्टेबल है। अब अगर देखें, हम बेसिकली केमिस्ट्री में देखते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूलर सीरीज में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स के, किन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन सकता है, किन के दरमियान नहीं बन सकता, कौन डिक्टेट करता है? एनर्जी। तो बेसिकली आई थिंक हमारे अराउंड, हमारे साथ कोई एनर्जी ही एसोसिएटेड होती है जो हमें किसी जगह एक्सेप्टेबल बना देती है, किसी जगह हमें अनएक्सेप्टेबल बनाती है। और शायद वेरी क्लियरली हमारा रिलीजन हमें इसीलिए डिक्टेट करता है कि आपको इस फेज में रहना चाहिए, इस फेज में नहीं रहना चाहिए। इस फेज में रहेंगे ये होगा, इस फेज में रहेंगे ये होगा। तो चले, ओके। करेंसी ऑफ नेचर।
करेंसी ऑफ नेचर, ठीक है। तो तो मैंने वैसे ना बड़े शॉर्ट से वर्ड्स के अंदर आपको बहुत कुछ बता दिया है। इनको जितना सोचेंगे चीजें खुलती जाएंगी। ओके, तो बस हम लोग यानी कि ना, लेकिन वो अफसोस वाली बात ये है कि इसमें इन चीजों को अब जो लोग नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो लोग नेचर को फ्रॉम द वेरी फंडामेंटली समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा शेयर कोई सबसे ज्यादा ही होना चाहिए था, बट है ही नहीं, बिल्कुल बहुत थोड़ा है अब। तो एनी हो, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे छोटा सा आगे बस ये एप्लीकेशंस पे बात आई, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। तो यहाँ पे उसने एप्लीकेशन में एक छोटा सा सॉल्व किया है प्रॉब्लम। क्वेश्चन उसका बेसिकली यहाँ पे ये है कि टोटल इंटरनल एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना, कि टोटल इंटरनल एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, हमने ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो U हमारे पास किसके बराबर है, E एन ऑफ E इंटू डी, यानी इंटरनल एनर्जी, और इस सब को आपने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास एक आइडियल गैस कोई गिवन है, तो हमने अगर उसकी टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है, तो वो आपके पास ये होगी 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए कि हम तमाम पार्टिकल्स की तमाम एनर्जी को उसमें काउंट करेंगे, चाहे वो जिस रेंज में भी है। तो एन ऑफ ई इंटू डी, तो अब इसमें आप एन ऑफ ई इंटू डी की वैल्यू पुट कर लो, ये जो आपने पीछे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर डिराइव की थी। तो 2 पाई एन ओवर पाई के टी पावर 3/2 e पावर 1/2। तो वेरी सिंपली इसमें कांस्टेंट सारे के सारे बाहर चले जाएंगे, और इसमें आप छोटी सी ये सब्स्टिट्यूशन कर लें कि ओवर के टी इक्वल टू एक्स, और यहाँ से आप वैल्यू निकालो, तो के टी इंटू एक्स, और डी जो होगा दैट इज के टी इंटू डी एक्स। अब अगर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो अल्टीमेटली इट विल गेट द फॉर्म ऑफ अ गामा फंक्शन। वैल्यूज आपके पास होती हैं, तो गामा फंक्शन की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो, तो आपके पास यू जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल बिकम 3/2 NKT। और अगर हमने पर मालिक्यूल इसको निकालना हो, यानी एवरेज इंटरनल एनर्जी, तो वो हमारे पास होगी, फिर टोटल एनर्जी को आप n नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास 3/2 KT रह जाएगी। तो ये आप जानते हो कि हमारे पास एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करते हो, तो उसके लिए आप क्या फार्मूला यूज करते हो, यही यूज करते हो ना, 3/2। हाँ जी, 3 टाइम्स 1/2 KPT जी। तो ये आपके पास वही रिलेशन है जो आपने यूएल थर्मोडायनामिक्स के लॉज को यूज करके बेसिक से जो है वो क्या किया हुआ है, इसको डिराइव किया हुआ है। पर अब आगे अगर हमने, वो कहता है कि इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो भी फाइंड करें, CV, तो हमारे पास है जी पार्शियल U ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट V। तो हम स्पेसिफिक हीट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, या नहीं? कैसे? क्योंकि आपके पास होता है ना स्पेसिफिक हीट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास ये यहाँ पे पार्शियल क्यू और पार्शियल टी होता, ठीक है ना, यानी डेल्टा क्यू और डेल्टा टी होता, लेकिन इसने यू लिख दिया। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगर आप देखें तो डेल्टा क्यू बराबर होता है ना डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू,
तो अब आपके पास जब v कांस्टेंट होगा, वर्क तो नहीं होगा, तो वर्क वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो फिर डेल्टा क्यू और डेल्टा यू इक्वल रह जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे डेल्टा यू पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो टी इसमें से गायब, तो आपके पास 3/2 एन के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू एन, टी आपके पास 3/2 आर आ जाएगा। ठीक है, वेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल। तो ये आपको पता है सीवी की, आप पहले भी वैल्यू थर्मोडायनामिक्स में देख चुके हैं, ये 3/2 आर। ये बेसिकली आपके पास वही सारे रिलेशन हैं जो हमने यूजुअल थर्मोडायनामिक्स में बेसिक गैस लॉज को यूज करके किए। तो यही आप देख लेंगे जब आपने ये डिस्ट्रीब्यूशंस अब ड्राइव कर लिए हैं, तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस को भी अप्लाई करके आप वही सेम रिजल्ट जो है वो ले पा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है जी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अब हम जिस तरह से ये देख रहे थे कि गिवन सैंपल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अगर टोटल कुछ एनर्जी उस सैंपल के पास मौजूद है, तो वो एनर्जी उन तमाम पार्टिकल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। एग्जैक्टली इसी तरह से हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि हमारे पास स्पीड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अमंग दोज ऑल। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको यूं देख सकते हैं, ये देखें जैसे पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे अब उसने डायरेक्ट ही एनर्जी वाले रिलेशन से ही वी को जो है वो डिराइव कर लिया है। क्लासिकल आइडियल गैस इज डिफाइंड एज एन असेंबली, वही उसी तरह से of non-interacting molecule each distinguishable from one another, therefore the molecules have no internal degree of freedom। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप उनके दरमियान काइनेटिक इंटरेक्शन को कंसिडर करें तो E could be written as half mv square, D आपके पास ये mv dv बन जाएगा। तो ऊपर एनर्जी वाले रिलेशन में आप इसमें E और D की कीमत पुट कर दो, तो ये जो इक्वेशन आपके पास है 11.47, this will gives you the Maxwell-Boltzmann law of distribution of speed among the molecules of a gas। ठीक है, in this nv is the number of molecules per unit speed। तो अगर हम स्पीड के लिए भी, शायद मैंने आपके साथ ये कर्व डिस्कस किए भी हों, ये इस पेज पे तो जो उसने दिए हुए हैं ना, ये तो डिफरेंट उसके लिए हैं हमारे पास गैसेस के लिए जी, डिफरेंट टाइप की गैसेस के लिए उसने ये यूज किया है। तो अच्छा, इन यहाँ पे आप टेम्परेचर वेरिएशन वाला कौन सा, टेम्परेचर वेरिएशन वाला नहीं, इसमें जस्ट आपके पास वो मॉलिक्यूलर स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं ना, एनर्जी। तो ये डिफरेंट है आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ग्राफ यहाँ पे डिफरेंट शेप ले पा रहे हैं। तो कुछ यहाँ से कुछ किसी बात की स्मेल आ रही है आपको कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूं और वो ये कि इनकी शेप एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, तो हाँ, गुड गुड। अगर एग्जैक्टली मैथ्स मैथ्स मैटर करता है ना, तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो आपके पास जो टॉप पे ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर H2O, फिर हीलियम और फिर H2। तो अगर आप इनके जरा मॉलिक्यूलर मैसेज को देखो, तो जैसे जैसे आपके पास मैस कम है, लाइटर है, वो हायर स्पीड की तरफ जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्राफ उनके आगे शिफ्ट हो रहे हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बात निकली कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी स्पीडें तेज रहें, तो हल्के फुल्के रख रहे हैं।
जितनी सर पे गठड़ी कम होगी ना, इतना चलने में आसानी रहेगी। ओके। सर पे गठड़ी से क्या मुराद है? अब मैं तो सोच रहा था कि ये बात आप लोग खुद ही समझ जाओगे। देखिए, बेसिकली हमारी गलतियां हमारा वबाल होती हैं। हमारी मिस्टेक्स जो होती है ना, वो हमें मूव नहीं करने देती, वो में, ठीक है। तो ये ये बात ऐसी मैंने फजूल सी बात की है, इसको इस पे ज्यादा गौर नहीं करना। चलो, तो आगे ये क्यों भाई? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। इसलिए नहीं, बेसिकली हमारे पास ये जो है, बेसिकली हमारे पास इसमें ये है कि बेसिकली इसमें ये है कि एक उसने दूसरे मेथड से इसको क्या किया, ये रिलेशन ड्राइव किया है। देखना चाहे तो इसको देख ले, वही चीजें हैं। लेकिन अब ये देखे ना, यहाँ पे उसने क्या अप्रोच लिया, ये जो लास्ट पे उसने मोमेंटम स्पेस को कैलकुलेट किया है, तो कैसे किया है? ये जो इस पेज पे आपको लास्ट में एक फार्मूला नजर आ रहा है, सर डिफरेंस मेथड के साथ। जैसे मैंने अभी उस वक्त आपको स्टार्ट किया ना, कि उसने क्या किया कि पहले वो वॉल्यूम ऑफ द शेल निकालने के लिए क्या किया, वही लार्जर स्फीयर के वॉल्यूम से स्मॉलर स्फीयर के वॉल्यूम को उसने क्या किया है, माइनस किया है। जबकि हाँ जी, जबकि वहां पे हमने वही डायरेक्ट अप्रोच उसने ले ली कि जस्ट स्मॉलर स्फीयर की सरफेस को थिकनेस ऑफ द शेल के साथ उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें फिर यह है कि ना, इसी तरह से आप एनवी डीवी के लिए ये आते जाएंगे और लिखना है। लेकिन अब यहाँ वो जो बी है वो कांस्टेंट के तौर पे मौजूद है। अगेन आपके बी की और ए की, जो ए और बी कांस्टेंट्स हैं, जो आपने बहुत पहले किए थे स्टार्ट में, या अभी आई थिंक नहीं, अभी हमने अल्फा बीटा किया है, ए भी हम आगे करें अगली किसी डेरिवेशन के अंदर। तो यहाँ पे फिर उसने उनकी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे जो है वो क्या किया हुआ है, पुट किया हुआ है निकाल के। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये नहीं कि जस्ट एक वे है, वे ऑफ डेरिवेशन है, ठीक है। ये देखिए वो बी, अब उसने ये बी की वैल्यू निकाल कर वो फिर इसमें पुट करके तब ये यहाँ पे इस रिलेशन तक पहुंचे हैं। और ये ग्राफ आपके पास वही है जो मैं पहले आपके साथ पहले काफी दफा डिस्कस कर चुका हूँ, कि अगर आप वर्टिकल एक्सिस पर नंबर ले लें, एन वी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल पे ये रेंज, हॉरिजॉन्टल पे आप इसकी स्पीड कंसीडर कर लें, तो किसी पर्टिकुलर स्पीड रेंज में जितने पार्टिकल होंगे, वो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो आपके पास होगा, ठीक है ना। एरिया जो है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, एनवीडीवी, मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेलोसिटी रेंज किस में है, v से लेके v प्लस dv तक, ठीक है। तो उसी तरह से ये पीक के नीचे उसने क्या लिखा हुआ है, vmp का क्या मतलब होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी स्पीड, क्योंकि यहाँ पे हम अभी स्पीड को देख रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए रिलेशन है। ये सारी बातें वही हैं जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये वो ग्राफ जो पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो हमारे पास देखिए ना, यहाँ पे T1 से
T2 बड़ा है, T3 बड़ा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये पीक जो है ये एनर्जी एक्सिस पे हायर एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। और ये आई थिंक ये सारी की सारी बातें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आगे ये जो 2-3 स्टेप्स है ना, इसको आप ध्यान से समझ लें, ये आगे की नई बात है इसके अंदर। अच्छा देखिए, अब अगर आपने फाइंड करना हो कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड रेंजिंग between v and v plus dv is given by, ये जो इक्वेशन 11.5052 आपके सामने चल रही है वाली, ये ऊपर पढ़े तो इस लाइन का क्या मतलब है? बस ये ऊपर वाली लाइन और ये इक्वेशन, the fraction of molecules having speed ranging between v and v plus dv is given by, and true exact नहीं, आप आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन आप जुमला सही तरह से फ्रेम नहीं कर पाए। बेसिकली आप इसको यूं स्टेट कर सकते हैं कि अगर हमें टोटल नंबर n में से ये देखना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ n जो है उसकी स्पीड v से लेके v प्लस dv के दरमियान में है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो नंबर जो v से लेके dv तक मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यानी आपके पास लेफ्ट साइड पर जो फ्रैक्शन गिवन है, इसमें जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है वो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन रेंज dv over total number of particle. This will give you the fraction of particle which are moving with speed dv. तो जब आप n से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में n था, वो अब यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये जो इक्वेशन 11.52 आपके पास है, दिस इज बेसिकली द फ्रैक्शन of the total n particles which is moving with speed v. But according to definition of probability, this ratio represents the probability of molecules to possess the speed between v and v plus dv. तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर फ्रैक्शन है nv dv ओवर n, अगर अब आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की थी वो यही थी ना कि टोटल में से फेवरेबल जो आपकी डिजायर्ड है, ठीक है ना? यानी जब आप कोई एक स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं कि टोटल में से पर्टिकुलर इस वाले सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे अब आपने वो नंबर एनवीडीवी वो नंबर है ना जो आपके पास मूव कर रहा है विद स्पीड v से लेके v प्लस dv तक, तो इट मींस कि ओवर n, तो ये आपके पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। तो अब अगर हमारे पास ये रिलेशन हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल विद इन स्पीड रेंज dv, तो वो आपके पास ये होगा pv dv 4 pi m over 2 pi kt power 3 by 2 v square e power minus mv square over 2 kt into dv। तो अब अगर dv दोनों तरफ से खत्म कर दें तो बाकी जो pv रहेगा ये बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस इक्वेशन में क्या है? pv that is 4 pi m over 2 pi kt v square e power minus mv square over 2 kt। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, राइट? तो अब हम यहीं से इस रिलेशन से बात को एक्सटेंड करते हैं फॉर मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके जो आपके पास मैथमेटिकल रिलेशंस हैं वो अब हम इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ये जो है ये करते हैं डिराइव।
तो let there be n I molecules each having speed vi, then mean और average speed जो होती है वो किसके बराबर होती है? देखिए हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या बेसिकली देखो ना, होता क्या है, आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव करते हैं, कुछ पार्टिकल एक स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल एक स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे। तो अब सपोज दैट कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड ग्रुप लेते हो वी आई, तो उस ये अब आप लोगों ने पता नहीं कितनी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, ये साथ सिग्मा क्यों आया हुआ है, समेशन क्यों आई हुई है इस रिलेशन के अंदर? हम्म हाँ भाई, हाँ भाई ये ठीक कह रही हैं या बस वैसे ही बोले जा रहे हैं? बाकी लोगों की तरफ से कोई इनपुट नहीं आ रही, ये क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है। ये अगर आप सर आपके एंड पे आ गए, अगर एंड पे आ गए ना वाईवे के नंबर और इस पे सेशनल्स पे, तो मैंने इसी बात पे देने हैं कि कितने लोग बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यानी या कुछ लोग होपफुली आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होते होंगे, लेकिन इनपुट भी देनी चाहिए ना, ताकि पता चले कि आप लोग अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है बस एक स्टूडेंट को बात समझ आ रही है, बाकी सब लोग जो है ना वो बात समझ ही नहीं पा रहे। हाँ भाई सर ये ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, चले ठीक हो गया। बेसिकली देखिए सिंपल फार्मूला है ना, जितनी क्वांटिटी को आपने जिनका एवरेज लेना होता है उन सारी क्वांटिटीज को जमा करके उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास टोटल n पार्टिकल्स हैं और उनमें से कुछ जो है वो एक स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, कुछ एक स्पीड के साथ, तो किसी एक ग्रुप की टोटल स्पीड निकालने के लिए उसकी स्पीड पर मल्टीप्लाई बाय नंबर एट दैट ग्रुप, तो वो आपके पास एन आई वी आई, फिर तमाम ग्रुप्स को काउंट करने के लिए उन सब का सम ले लेंगे और फिर उन सब को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन के साथ डिवाइड कर देंगे। ये समेशन एन आई जो है ये आपके पास टोटल नंबर तो जो एन के बराबर, तो ये जो आपके पास यहाँ पे रिलेशन है सिग्मा एन आई वी आई ओवर एन, तो ये आपके पास एवरेज स्पीड बन गई। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी किसके इक्वल, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ओके। अब हम इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, कहता है as the molecule is approximately continuous we may replace summation sign by integration। ठीक है, तो 1 over n इंटीग्रेशन v n v over dv, अब उसमें ये वैल्यूज पुट कर दें और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे उसने डायरेक्ट वैल्यू जो है ना ये v क्यूब e पावर माइनस एम बी स्क्वायर ओवर 2 kt इंटू डी वी, इसको इंटीग्रेट करके ये 2 kt स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर पुट की, और इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो 8 kt ओवर एम पाई, या 8 का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 1.59 kt ओवर एम का स्क्वायर रूट, ये जो इक्वेशन 11.54 है 8 kt ओवर एम पाई, तो अगर आप इसको जरा गौर करें तो ये एग्जैक्टली आपके पास वही स्पीड है जो आपने शायद थर्मोडायनामिक्स में या कुछ और किसी सब्जेक्ट में जो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हो गैस पार्टिकल्स की। और इसी तरह से अगर हम वी आर एम एस फाइंड करना चाहें तो हमारे पास वी आर एम एस किसके बराबर होगा? हाँ जी, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यानी कि v का स्क्वायर और फिर एवरेज लेने के लिए n के साथ तो v स्क्वायर एन वी डी वी ओवर n। ठीक है, अब इसी तरह
यहाँ पे अगेन वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 3 kT/m का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आपके पास VRMS है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मोस्ट प्रोबेबल निकालनी हो, for the most probable speed the probability P will be maximum. Therefore, to obtain the most probable speed, let us differentiate equation 11.53 with respect to V and equate to 0. ऐसा क्यों किया अभी? एग्जैक्टली तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसको क्या कर दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो जब ऐसा किया गया, ठीक है, हमारे पास क्या इसको सिंपलीफाई 0 बराबर रखा ना, तो वो एक रिजल्ट देंगे तो आपके पास जो m आ गया, तो यहाँ पास मोस्ट प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे अब अगर आपको याद हो तो मैंने इसी चीज के लिए आपको जब मोस्ट प्रोबेबल समझा रहा था तो एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल और VRMS है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये अगर आप इन तीनों को आपस में कंपेयर करके तो VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि नेचर में हमारे पास जो V एवरेज है वो हमेशा प्रोबेबल से थोड़ी सी ज्यादा रहती है, कि एवरेज वैल्यूज जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एवरेज नंबर है जो मोस्ट प्रोबेबल है, आप दूसरे इसको अगर इसी स्टेटमेंट को आप रिवर्स फॉर्म में कहें तो आप यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी वो हमेशा एवरेज से नीचे रहती है। हाँ, और रूट मीन स्क्वायर से भी क्या होगी, नीचे होगी। और वैसे अगर क्या मतलब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? इस वो तो हमने कर्व में देख लिया ना, वो बात तो कर्व के अंदर से हमारे पास सामने आ गई ना, कि हमारे पास जो अच्छा अभी शायद हमारे पास 2-3 मिनट्स ही हैं बाकी। जब ये ब्रेक हो जाए अपना मीटिंग वो 40 मिनट्स वाले सेशन के हवाले से, जब ये एंड हो जाए तो फिर स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। और अटेंडेंस शेयर कर दी आई थिंक आप लोगों ने, सही सही। तो अगर जो ही ये मीटिंग खत्म होगी तो फिर आप लोगों ने जुमा वगैरह पढ़ना होगा, तो बस ठीक है फिर अभी है 2-4 मिनट तक और चलेगी, उसके बाद ये फिर स्टॉप कर दे। तो हाँ जी, बेसिकली हम बात कर रहे थे, मैं आपसे ये पूछ रहा था, देखिए ना जो आपने आंसर दिया वो तो सिंपली कर्व से ही पता लग गया ना, कि वो तो पहले से ही डिफाइंड हो गया ना, रिजल्ट्स ने एक पैटर्न डिफाइन कर दिया कि फाइनाइट एज के अंदर जो है फ्रॉम 0 टू लेस देन इंफिनिटी किसी भी पॉइंट तक जो होगा, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होगी, यानी एक फाइनाइट रेंज में हमारे पास जो स्पीड है वो मौजूद होगी, ठीक है, जिसमें बहुत कम स्पीड वाले पार्टिकल भी होंगे और मैक्सिमम स्पीड वाला भी कोई ना कोई एक होगा। और फिर वो कर्व का पैटर्न, या अब आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन खुद से डिफाइन कर देता है आपके पास कि टोटल कितने टेम्परेचर पर टोटल एनर्जी का कितने परसेंट, यानी कितने परसेंट मॉलिक्यूल आपके पास कितनी स्पीड के साथ होंगे, कितने परसेंट कितनी स्पीड के साथ होंगे, यू कैन कैलकुलेट इट। तो और
वेरी सिंपली नेचर के अंदर जो आपके पास मैसेज और उनकी एनर्जी और टेम्परेचर इनके कॉम्बिनेशंस के साथ हमेशा से ये ऑर्डर रहेगा आपके पास कि जो वी एवरेज की वैल्यू है, ये नहीं कि ये किसी एक टेम्परेचर वैल्यू के लिए आपके पास ये रिलेशन होल्ड करेगा। हमारे पास जो भी आप टेम्परेचर ले लेंगे, यानी जो भी आपके पास टेम्परेचर की रेंज होगी, ठीक है, उसमें आप जितने भी टेम्परेचर पर क्या करेंगे, कोई कर्व ड्रा करेंगे, तो उसके लिए हमेशा जो वी एवरेज वाला पॉइंट है वो मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ा सा आगे रहेगा और वी आर एम एस उससे क्या रहेगा, आगे रहेगा। इससे कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकल सकता है, नहीं निकल सकता? हाँ भाई।